करा कि माधव का परिचय देते हुए जिहान ने कहा कि मैं उसकी माँ के एकमात्र पुत्र का एकलौता पुत्र हूँ। माधव जिहान से किस प्रकार संबंधित है ये हमें बताना, ठीक है। तो ये हमारा रक्त संबंध का प्रश्न, और मैंने आपको शायद से बताया था कि जब भी आपको परिचय देने वाले या इशारा करने वाले प्रश्न पूछे तो आपको क्या करना है, फिर खुद को लेके प्रश्न को सोल्व करना, तो आसानी से प्रश्न सोल्व हो जाएगा। या फिर हम यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर माधव का परिचय देते हुए कौन कहा, जिहान ने कहा, यानी मान लो ये कौन है, माधव है, ठीक है, और इसका परिचय कौन, जिहान दे रहा है, ठीक है। जिहान ने क्या कहा कि मैं उसकी माँ के किसी एक पुत्र का, मतलब किसी एक पुत्र का एकलौता पुत्र, यानी ये जिहान है, ठीक है, ये माधव है, और माधव की माँ ये ऊपर हो जाएगी, और माधव की माँ के किसी एक पुत्र का, मतलब एक पुत्र, मतलब मान लो ये एक पुत्र है किसका, माधव की माँ का, तो माधव की माँ का कोई एक पुत्र, मतलब ये इसका भाई हो जाएगा, ठीक है। अब इसका भाई का मैं एकलौता पुत्र हूँ, मतलब ये इसका पुत्र कौन है, तो ये जिहान है, कौन है, जिहान है, ठीक है, ये जिहान है। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या कह रहा कि माधव जिहान से किस प्रकार संबंधित है, तो यहाँ पर जिहान से, यहाँ पर से लगा, तो यहाँ पर हम उल्टा बताएंगे कि जिहान का माधव क्या लगेगा, तो जिहान का माधव यानी ये जिहान है, ठीक है। मान लो ये आप हो, जिहान आप हो, ठीक है, और ये आपके पापा है, और ये आपके पापा का भाई है, तो आपके पापा का भाई आपका क्या लगता है, तो आप हो गया हमारा चाचा लगता है। तो ऑप्शन में चाचा देखेंगे तो हमें स्पष्ट नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, पिता चाचा तो होगा नहीं, तो ये क्या लगेगा, चचेरा भाई लगेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इससे खुद से भी सोल्व करोगे, जैसे माधव का परिचय देते हुए जिहान ने कहा, मान लो आप माधव का परिचय दे रहे हो, ठीक है, आप खुद जिहान हो, और आप क्या कहोगे कि मैं उसकी माँ के मतलब माधव की माँ के किसी एक पुत्र का मतलब मैं क्या, माधव के माँ के किसी एक पुत्र का एकलौता पुत्र हूँ, मतलब मैं क्या हूँ माधव के, जैसे कि माधव जो मेरे पिता का भाई हो जाएगा, वो आपको स्पष्ट दिखे, क्योंकि माँ का किसी एक पुत्र का पुत्र मतलब क्या होगा, अपना पिता, जो अपना पिता वो माधव का भाई होगा, तो यहाँ पर चचेरा भाई, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की माँ है, ए भागित बी का अर्थ है कि ए बी का पुत्र है, ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी का पति है, ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी की बहन है। और हमें यहाँ पर बताने कि ऊपर दिए गए गणितीय संकारकों के समान अर्थ का उपयोग करते हुए तय करें कि यहाँ पर d प्लस ई गुणे एफ माइनस जी से एफ का d से किस क्या संबंध है, हमें यह बताना। मतलब ये हमारा रक्त संबंध का ही प्रश्न है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर हमें एक शर्त दी, हमें यहाँ पर माइनस प्लस गुना ये दिया है और इसका अर्थ हमें बताया। तो हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, बस हमें यहाँ पर इनका रिलेशन देखना कि यहाँ पर इनका रिलेशन कैसा है, ठीक है। अब इनका रिलेशन देखने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक एक टाइप देखेंगे, जैसे स्टेप बाय स्टेप। अगर हम यहाँ पर डी और ई का आपस में संबंध देखेंगे तो बीच में कौन सा चिन्ह है, प्लस का, और यहाँ पर प्लस का अर्थ क्या कहा, प्लस का अर्थ कहा कि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पति है, तो यहाँ पर भी डी ई का पति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो डी है ये ई का पति हो जाएगा, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ई का पति बना लेते हैं डी को, तो ये पति हो गया, तो ये इसकी पत्नी हो गई, ये हमने पति पत्नी बनाया, ठीक है। उसके बाद अब हम देखेंगे यहाँ पर ई और एफ का बीच में संबंध, हमें यहाँ पर एक एक को देखना है, ठीक है, छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह हमें यहाँ पर गुणे का दिखाई दे रहा है, और गुणे का अर्थ यहाँ पर क्या कहा कि ए गुणे बी का अर्थ है ए बी की माँ है, क्या है, ए बी की माँ है, तो यहाँ पर भी ई एफ की माँ हो जाएगी, ई एफ की माँ हो जाएगी, तो एफ कहाँ पर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। नीचे क्यों लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है पुत्र मतलब छोटी संतान है, वो उससे छोटा है, तो उसको हम नीचे लिखते हैं। अब यहाँ पर ई एफ की माँ है, तो यहाँ पर ई एफ की माँ बन गई है। उसके बाद हम इन दोनों में रिलेशन देखेंगे, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, और माइनस का अर्थ क्या कहा, माइनस का अर्थ यहाँ पर कह रहा है कि ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, तो यहाँ पर भी एफ जी की बहन हो जाएगी। एफ कौन हो जाएगी, जी की बहन, तो हम जी को यहाँ पर लिखेंगे और ये इसकी बहन है, ठीक है। अब जी भाई है, ये बहन है, ये कन्फर्म नहीं, लेकिन ये दोनों भाई बहन है, ठीक है, ये कन्फर्म है। अब यहाँ पर प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कि एफ का डी से क्या संबंध है, यानी जहाँ पर भी से लगा आपको पता है वहाँ से उल्टा बताना है कि डी का एफ क्या लगेगा। तो डी का एफ क्या लगेगा, तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है डी का एफ क्या लगेगा, तो यहाँ पर ये पुत्री लगेगी, क्योंकि ई की पुत्री है, तो डी की भी पुत्री होगी, क्योंकि ये दोनों पति पत्नी है, तो पुत्री लगेगी। तो ऑप्शन में देखिए पुत्री कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। बस आपको यहाँ पर शर्त के हिसाब से करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि यदि प्लस और गुणा को आपस में बदल दिया जाए तथा माइनस और भागित को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यानी यहाँ पर हम एक समीकरण दिए, इस समीकरण में जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना। मतलब यहाँ पर ये किस समीकरण में हमें सबसे पहले तो चिन्हों को बदलना है, बदलने के बाद कौन सी संख्या होगी ये बताना, ठीक है। तो यहाँ पर इतना कठिन नहीं, बस हमें चिन्हों को बदलना है और बोर्डवास रूल पे सोल्व करना है। कैसे, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर चिन्हों को बदलेंगे। इसने कहा कि यहाँ पर प्लस और गुणे को आपस में बदलना है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, प्लस और यहाँ पर गुणे को आपस में बदल देंगे। तो जहाँ गुणे का चिन्ह है वहाँ पर हम प्लस का लगा लेंगे, ठीक है, और जहाँ प्लस का है वहाँ पर हम गुणे का लगा लेंगे। तो ये हमने आपस में बदल दिया। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि माइनस और भागित को भी आपस में बदलना है, तो यहाँ पर हम जहाँ भागित का वहाँ पर माइनस का लगाएंगे, और जहाँ माइनस का है वहाँ पर हम क्या करेंगे, भागित का लगा लेंगे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम बोर्डमास रूल पे सोल्व करेंगे। तो बोर्डमास रूल पे सोल्व करेंगे तो आपको पता है सबसे पहले हम भाग देते हैं, फिर गुणा करते हैं। तो भाग देंगे 12 का 156 में, ठीक है। तो 12 एकम
हम 12 कितना बचा 3 12 3 36 मतलब 13 बार में जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना बचा 3 बचा था 36 हुआ 12 3 36 13 बार में गया। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे ऊपर से -3 को भी यानी यहाँ पर सीधे गुणा कर लेते हैं। 16 3 48 हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पर सीधा गुणा करा और ऊपर से +35 को उतार लेंगे। ठीक है, ये हमने उतारा। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर हम प्लस भी कर सकते हैं या फिर इधर से माइनस भी कर लो। तो इधर हम मान लो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको माइनस कर ले तो यहाँ पर 35 को वैसा ही रखेंगे, ये प्लस का ही उतरेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे माइनस करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर कितने बचेंगे 13 माइनस करेंगे तो 8 3 35 बचेंगे। कितने 35। अब आपको यहाँ पर पता है प्लस का चिन्ह, तो 35 35 कितने हो जाएंगे, तो 35 35 70 हो जाएंगे और 70 जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए 70 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बस हमें यहाँ पर चिन्ह चेंज करना है और फिर आगे बढ़ना है। ठीक है, क्या करना है, समीकरण को सोल्व करके आगे बढ़ना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए और गुणा और भागित को भी आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ये उसी टाइप का प्रश्न, यानी कि एक ही शिफ्ट में ये जो गणितीय संक्रिया के प्रश्न है ये 2 से 3 पूछे जाते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें हमें सोल्व करने में टाइम लगता है, इसीलिए प्रश्न ज़्यादा पूछे जाता है। अगर आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी ही जल्दी आप प्रश्न को सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना, कुछ भी नहीं करना, बस सेम तरीके से चिन्हों को बदलना है और बोर्ड मास रूल पे सोल्व करना है। अगर मान लो बाई चांस बोर्ड मास रूल पे आंसर नहीं आता है तो आपको पता है फिर सिंपल से हमें सोल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम चिन्हों को बदलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर प्लस और माइनस को बदलेंगे। अब तो यहाँ पर जहाँ प्लस है वहाँ पर माइनस लगा लेंगे और जहाँ पर माइनस है वहाँ पर हम प्लस लगा लेंगे। ठीक है, और गुणे और भागित को बदलेंगे, तो यहाँ पर भी जहाँ गुणे का चिन्ह वहाँ पर हम भागित को लगाएंगे और जहाँ भागित का वहाँ पर हम गुणे को लगाएंगे। ठीक है, अब हम बोर्ड मास रूल पे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है भाग दे देंगे, भाग देंगे तो यहाँ पर आपको पता है 16 बार में कटेगा, 16 3 48। ठीक है, ऊपर से प्लस का वैसे ही उतारेंगे और यहाँ पर 80 भी वैसा ही रहेगा, यहाँ पर -61 को भी हम उतार लेते हैं। इधर से गुणे का भी वैसे उतार के एक और स्टेप बढ़ा लेते हैं। तो आपको पता है 61 तो वैसा ही रहेगा, माइनस यहाँ पर माइनस भी वैसा ही रहेगा और प्लस ये भी ऐसा ही रहेगा। 16 पंजे कितने होते हैं, तो आपको पता है 80 होते हैं। 16 पंजे 80 हमने यहाँ पर गुणा कर लिया। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर ये माइनस का ये प्लस का, तो यहाँ पर तो 0 ही बचेगा, मतलब यहाँ पर बराबर में कितना आएगा 61 आएगा। कितना आएगा 61 आएगा। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होगा 61 होगा। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। बस आपको चिन्ह चेंज करके प्रश्न को सोल्व करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है और ये भी उसी चैप्टर का प्रश्न है, बस हमें यहाँ पर अब लेटर दिया है और लेटर का अर्थ दिया है। ठीक है, क्या कहा कि यहाँ पर देखिए यदि ए का अर्थ भागित, बी का अर्थ गुना, सी का अर्थ प्लस और डी का अर्थ माइनस हो तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, हमें यहाँ पर अर्थ दिया, जिससे ए का अर्थ क्या कहा भागित का, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर जैसे इसने अगर ए का अर्थ ये भागित का तो हम भी यहाँ पर एक की जगह भागित को रख लेंगे। ठीक है, इसने भागित कहा तो हम भागित को रखेंगे। उसके बाद इसने बी का अर्थ गुणे कहा तो हम बी का अर्थ यहाँ पर बी की जगह हम गुणे को रख लेंगे। क्या करेंगे यहाँ पर हम गुणे के रख लेंगे। ठीक है, ये हमने गुणे के चिन्हों को रखा। इसने सी का अर्थ प्लस कहा तो यहाँ पर सी की जगह हम प्लस को लगाएंगे और डी का अर्थ इसने क्या कहा माइनस कहा तो यहाँ पर हम माइनस लगा लेंगे और वापस हम उसी तरीके से बोर्ड मास रूल पे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर बोर्ड मास रूल पे सोल्व करेंगे तो इसमें भी सबसे पहले भाग देंगे। तो आपको पता है यहाँ पर भाग देंगे तो कैसा जाएगा, तो आपको कहोगे 3 दूना 6, एक बचा 3 6 78, मतलब 3 6 18। ठीक है, तो ये हमने भाग दिया, कट गया। उसके बाद ऊपर से -6 को भी वैसे यहाँ पर हम सीधे गुणा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी उतार लेता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, इसका ऊपर से उतारा, इधर से +15 भी उतार लिया। अब हम यहाँ पर गुणा करेंगे तो 6 पंजे 30 का 0, हासिल का 3, 6 चौक 24 3 27, यहाँ पर कितने हो रहे हैं 270 हो रहे हैं। 270 - 26 + 15। ठीक है, ये हम लिखे। अब यहाँ पर हम माइनस कर सकते हैं, इनको हम क्या करते हैं प्लस, तो इधर से हम सोल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर 270 वैसे उतारते हैं और यहाँ माइनस का उतरेगा, 26 में से 15 को घटाएंगे तो आपको पता है यहाँ पर 11 बचेगा और यहाँ पर 270 में से अगर हम 11 को घटाएंगे तो आपको पता है यहाँ पर कितने बचेंगे 259 बचेंगे। कितने 259। तो 259 ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर हमें सी में दिया है। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होगा 259 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर सी वाला सही जवाब हो जाएगा। तो आप भी खुद से सोल्व कर रहे होंगे मुझे लगता है, और मुझे लास्ट में ये कमेंट करके बताना कि आपने कितने प्रश्न को सही किया। ठीक है, क्योंकि ये SSC CHSL 8/7/2024 थर्ड शिफ्ट का प्रश्न है और आपको पता भी SSC CHSL का भी फॉर्म भरा रहा है लगभग। तो आप क्या करोगे, सभी प्रश्नों को सोल्व करो। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न ये हमारा कथन निष्कर्ष है, न्याय निगमन का प्रश्न है। हमें यहाँ पर समझना है सबसे पहले कथन को और उसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है हमें ये देखना है। ठीक है, तो कथन को देखिए, कथन को हमेशा सत्य मानना। एक अगर एग्जाम्पल दूँ तो आप जो पिता का जो सम्मान करते हो और पिता की जो सुनते हो आप, वैसे ही आपको कथन की भी सुनना है। फिर आपको उसके बारे में देखना है कि निष्कर्ष क्या करा। बस निष्कर्ष को ये मानो कि ये हमारा पापा का दुश्मन है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो पहला जो कथन है ये क्या कह रहा है, कुछ नदियाँ। ठीक है, ये क्या कह रहा है, कुछ नदियाँ। मान लो ये नदियाँ, ठीक है, यहाँ पर ये नदियाँ हैं और ये नदियाँ हमने बनाई और इसने क्या कहा कि कुछ नदियाँ झोपड़ियाँ हैं, कुछ नदियाँ जो क्या झोपड़ियाँ। तो आपको सत्य मानना है, ऐसा नहीं कि यार नदियाँ झोपड़ियाँ कैसे हो सकती है। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि कुछ नदियाँ झोपड़ियाँ, तो यहाँ पर हम कुछ नदियाँ झोपड़ियाँ बना लेते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर झोपड़ियाँ बनाई, तो मैं झोपड़ियाँ का जे लेता हूँ समझने के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि सभी धाराएं घास से। अब जितनी भी धाराएं हैं, जितनी भी धाराएं सभी की सभी घास से, तो ये अलग बनेगा। और कुछ घास नदियाँ हैं, यहाँ पर कह रहा है कि कुछ घास नदियाँ, तो यहाँ पर सबसे पहले तो कुछ घास को हम नदियाँ बना लेते हैं। यहाँ पर हमने कुछ घास को क्या करा, नदियाँ बनाया, ठीक है। और सभी धाराएं घास से, तो ये हमारी क्या है, घास हो जाएगी। और यहाँ पर कह रहा है कि सभी धाराएं घास से, जितनी भी जो धाराएं हैं, जितनी भी धाराएं सभी की सभी घास से, तो ये घास के अंदर आ जाएगी, ठीक है। धाराएं जो है ये घास के अंदर बन जाएगी, ठीक है। तो ये ऐसा डायग्राम बनेगा। अब एक बार कथन को पढ़ लिए, कुछ नदियाँ झोपड़ियाँ, तो हाँ यहाँ पर कुछ नदियाँ झोपड़ियाँ दिखाई दे रही है। सभी धाराएं घास है, तो यहाँ पर जितनी भी धाराएं घास के अंदर है, ये हमारा जी है, ठीक है। ये क्या है, जी है समझने के लिए। उसके बाद कुछ घास नदियाँ हैं, तो हाँ यहाँ पर कुछ घास नदियाँ यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसका मतलब डायग्राम सही बना, ठीक है। हमें ये नहीं कहा कि यहाँ पर ये वाला और ये हिस्सा कॉमन होना चाहिए, जिससे झोपड़ियाँ और घास का, ये हमें नहीं कहा। हमें बस सिर्फ नदियाँ का कदम नदियाँ में बनाए हैं। अब इसके बारे में निष्कर्ष को देखिए। पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है कि सभी घास धाराएं हैं, जितनी भी घास से, सभी की सभी यहाँ पर धाराएं कह रहा है। क्या सभी की सभी घास धाराएं हैं? नहीं, सभी धाराएं घास से, सभी घास धाराएं नहीं है। तो ये हमें गलत कह रहा है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। दूसरे को देखेंगे, कुछ घास झोपड़ियाँ। क्या आपको यहाँ पर कुछ घास झोपड़ियाँ दिखाई दे रही? स्पष्ट रूप से तो नहीं दिखाई दे रही, लेकिन संभव हो सकता है। तो संभव हो सकता है, संभव वाला हमें ऑप्शन में दिया नहीं, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि कुछ घास झोपड़ियाँ, तो ये स्पष्ट रूप से नहीं है, तो ये भी हमें गलत कह रहा है। यानी निष्कर्ष दोनों हमारे गलत है। तो न तो पहला न तो दूसरा, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बस आपको कथन को समझ के फिर निष्कर्ष क्या कह रहा है ये देखना है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि यदि 5 अगस्त 2005 को शुक्रवार है, तो 17 अप्रैल 2011 को कौन सा दिन होगा, ये हमें बताना, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा कैलेंडर का प्रश्न है। अब यहाँ पर हमें ये पता करना सबसे पहले कि यहाँ पर देखिए, जिससे जो शुक्रवार है, क्या सच में 5 अगस्त 2005 को शुक्रवार है भी कि नहीं है, क्योंकि ये कभी कभी हमें झूठ बोलता है, यानी कि एक माइनस करके बता देता या फिर एक प्लस करके बता रखता है या 2 प्लस करके बता रखता है, ठीक है। तो इसीलिए हमें ये पता करना है, फिर आपको यहाँ पर बताना है। वैसे यहाँ पर डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन हमें इसको पता करने के बाद निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पता करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर 0,5 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको दो संख्या को लेंगे 0,5 को, तो 0,5 लिया। उसके बाद प्लस प्लस, अब यहाँ पर क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, तो 4 एकम 4 एक बार में गया। फिर तारीख लेंगे, 5 अगस्त है, 5 को ले लेंगे। अगस्त का कुट 3 है, तो 3 को लेंगे। और 2000 का कुट 6, तो हम 6 को ले लेंगे, ठीक है। क्या ले लेंगे, 6 को। ऐसा करने के बाद क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे। तो सभी को जोड़िए, यहाँ पर सभी को जोड़ने पर कितने हो रहे हैं, तो यहाँ पर 5 और 1 6, 6 5 11, 11 3 14, 14 6 20। यहाँ पर सभी को जोड़ने पर 20 हुए, तो 20 को क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे, तो 7 दूनी 14। शेष कितना बचा, 6 बचा। शेष हमारे पास शेष 6 बचा। और 6 नंबर पे कौन सा वार आता है, शुक्रवार आता है। कौन सा आता है, शुक्रवार ही आता है, ठीक है। और शुक्रवार यहाँ पर दिया, इसका मतलब इसने झूठ नहीं बोला, सही कहा है, ठीक है। क्योंकि कैलेंडर पे मैंने फुल वीडियो बना दिया हूँ, 10 तारीख के लिए शेड्यूल भी कर दिया हूँ, तो आप उससे जरूर देखिएगा। उसमें मैंने कैलेंडर के जितने भी प्रश्न बनते मैंने बेसिक से आपको बताया, एक ही घंटे की क्लास है, और एक ही घंटे में कैलेंडर का पूरा मैंने खत्म करवाया। आपको कैलेंडर कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, मैंने उतना अच्छे से वहाँ पर समझाया। भले आपको समझ में थोड़ा सा कम आएगा, थोड़ा सा वीडियो को स्लो करके समझ लीजिए कैसा भी, लेकिन वहाँ मैंने पूरा के पूरा जितना भी कैलेंडर का कॉन्सेप्ट है मैंने सारा बताया, सारे टाइप के प्रश्न को भी सोल्व करके बताया। मैंने प्रीवियस ईयर भी वहाँ पर लिए थे, तो आप उसे जरूर देखिए। 10 तारीख के लिए मैंने शेड्यूल किया हूँ, ठीक है। शेड्यूल करने की वजह मेरी ये है कि मैं 6 जुलाई को अभी मैं केदारनाथ जा रहा हूँ, तो वहाँ पर जा रहा हूँ, तो इसीलिए आपको पता है कि जो हमने ये PYP बैच चला रही, इसके अंदर भी जो क्लास हमारी प्रीवियस ईयर की, तो ये भी आपको मिलना चाहिए। और मैं वहाँ चले जाऊँगा तो पता नहीं, आप मुझे वहाँ पर 5-6 दिन 7-8 दिन लग सकता है, तो मैं आपको इसीलिए सारी क्लास शेड्यूल करके जाऊँगा, ताकि आप पेपर के प्रश्नों को सोल्व करो डेली, ठीक है। तो वहाँ पर आप जरूर देखिए 10 तारीख वाले कैलेंडर को, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब जिससे हमने यहाँ पर शुक्रवार इसने सही कहा था, तो हम इसी तरीके से यहाँ पर बताते हैं। सबसे पहले 2 डिजिट लेंगे, तो यहाँ पर 11 को लेंगे, प्लस लगाएंगे, भाग देंगे, तो 4 दूनी 8, जो बचा उसे छोड़ना है। फिर तारीख लेंगे, तो 17 तारीख दिए, हम कूट लेंगे, 0 है अप्रैल का, 2000 का 6, तो 6 को ले लेंगे। ऐसा करने के बाद 7 से भाग देना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सभी को जोड़ेंगे, 11 2 13, 13 17 30, 30 और 6 36। यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 36 हो रहे हैं। 7 से भाग देंगे, तो 7 5 35, कितना शेष बचा, तो 1 शेष बचा। और आपको पता है, जैसे हमें यहाँ पर कोई प्लस नहीं करना है, जैसा आया उसी पे। तो 1 नंबर पे रविवार आता है, तो रविवार ऑप्शन में देखेंगे है भी कि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने इस पर फुल वीडियो बना रखा हूँ, तो उसको 10 तारीख को आप जरूर देख ले, ठीक है। हो सकता कि कुछ टाइप ऐसी है जो आपको नहीं आती है, और मैंने वहाँ पर बता दिया, तो इसीलिए मैं करा। मान लो ये प्रश्न आपको आता है, ऐसा प्रश्न आपको आता है, लेकिन कैलेंडर के बहुत सारे ऐसी टाइप बनती है, जैसे समान कैलेंडर हो गया, यदि परसों था तो कल के एक दिन बाद कौन सा दिन होगा, ऐसे प्रश्न जिसकी मैंने एकदम शॉर्ट ट्रिक बताई है। तो इसीलिए आप 10 तारीख को जरूर देख ले, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 18 पे।
अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर हमें कह रहा है कि दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दर्शाई गई अनुसार दर्पण को एमएन पर रखने पर बनेगा। यानी यहाँ पर हमारे पास एमएन रेखा दिए और इस पे इस साइड रखने पर कैसा दिखाई देगा ये हमें बताना। तो यहाँ पर आपको मैंने बता रखा कि सबसे पहले तो आपको गलती निकालना। तो अगर हम जे को देखेंगे तो जे उधर जाके ऐसा पलट जाएगा, नीचे की ओर तो झुकेगा नहीं। तो ये नीचे की ओर झुक रखा, मतलब इसकी गलती निकाली हमने, तो इसको हटा देंगे। और ए भी नहीं झुकेगा क्योंकि यहाँ पर भी झुका है, तो पहली गलती हमने ये निकाल दी। दूसरी, ए कैसा बनेगा तो आपको पता है ए कुछ इस प्रकार का बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? कुछ इस प्रकार का बन जाएगा ए। और ऑप्शन में देखेंगे ये हमारा सीधा ये है, तो इसको भी हम हटा देंगे। दो गलती निकाली। उसके बाद आपको पता है इधर ये 3 है, तो 3 इधर जाके ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पर सीधा ही है, तो हमने ये भी गलती निकाल के इसको भी हटा दिया है। तो हमने तीनों ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, हटा दिया। बचा हमारा एक, तो यही वाला हो जाएगा सही जवाब। अब हम यहाँ पर दूसरे को देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो पी था पी है, लेकिन यहाँ पर बी बन रहा है, तो ये गलत है। तो इसीलिए हमें यहाँ पर क्या करना है, जब भी ऐसे प्रश्न हो तो गलती निकाल के आगे बढ़ना है, ठीक है। गलती निकाल के प्रश्न को सुलभ करोगे तो आसान हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है और ये भी उसी टाइप का प्रश्न है। यहाँ पर भी दी गई आकृति के उस दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जो नीचे दर्शाई गई अनुसार दर्पण को एमएन पर रखने पर बनेगा। यानी यहाँ पर भी हमें एमएन रेखा वाला बतानी कि इसका इस साइड कैसे बनेगा। तो सबसे पहले मैंने अभी बताया आपको कि गलती निकालना। जैसे मान लो आपके 5 इंप्लॉय है, ठीक है, 5 आपके इंप्लॉय जो आपके पास काम करते हैं और आपको उनमें से 2 को हटाना है। 2 को हटाना तो आप डायरेक्ट तो बोल नहीं पाओगे क्योंकि आपका भी तो बहुत बड़ा दिल है कि मैं कैसे मेरे यहाँ से निकाल लूँ। तो आप क्या करोगे कि देखो, सबसे पहले तो आप किसी की गलती निकालोगे, थोड़ा सा देखोगे, कोई काम दोगे, फिर कहोगे कि नहीं यार आपसे ऐसा वैसा है, तो प्लीज़ आपसे मेरा काम नहीं हो पा रहा, तो आप दूसरी जगह जाइए, दूसरा कर लीजिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं नहीं रख रहा हूँ, लेकिन मेरे काम करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, आप कर नहीं पा रहे हो, ऐसा आप प्यार से बोल के उसको निकाल सकते हो। उसकी गलतियाँ निकालोगे तब तो आप अलग करोगे। बिना वजह से हम किसी को अचानक कुछ बोलते तो अच्छा नहीं रहता। क्यों नहीं अच्छा रहता? क्योंकि हम एक शिक्षित है, एजुकेटेड है, ठीक है, तो हम शिक्षित के हिसाब से ही रहेंगे। आगे अगर आप किसी से भी ऐसा व्यवहार रखते हो या किसी से भी ऐसा काम करते हो तो आप शिक्षित हो, तो उसके तरह ही बात करना। क्यों किसी से ज़्यादा बनता कुछ ऐसी बात करे, ठीक है। तो थोड़ा सा आप समझना, अगर कोई कुछ ऐसी अब शब्द बोलते थोड़ा सा आप ध्यान से रहिए, ठीक है। हमें यहाँ पर और गलती निकालना। गलती निकालेंगे तो आपको पता है ये कैसा रहेगा, तो एन ऐसा करके ना ऐसा बनेगा, ठीक है, एन पलट जाएगा तो ऐसा बनेगा। और ये वाला एन देखेंगे तो सभी में आई पे तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, एन हमने बनाया, आई पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एस हमारा ऐसा बन जाएगा, एस हमारा कुछ इस टाइप से बन जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर जी का बन रहा है, जी का थोड़ी बन सकता, ए नहीं होगा, एस तीनों में वैसा ही बन रहा। अब यहाँ पर जी भी पलट जाएगा तो यहाँ पर सीधा ही हमने ये गलती निकाली, ये भी हट गया, जी पलटा। अब उसके बाद आपको पता है जेड का बनेगा और ये क्यू का बना रहा, तो ये गलती ये निकाली, तो हमारा बच्चा कौन सा, सी वाला। तो सी वाला हमारे यहाँ पर सही जवाब होगा। हमने तीनों को गलती निकाल के हटा दिया और हमने सब सिर्फ एक को रखा, ये समझ लो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न ये भी उसी टाइप का। अब दोस्तों एक ही शिफ्ट में 3 प्रश्न पूछे गए थे दर्पण प्रतिबिंब से। शौक हो जाओ, थोड़ा सा सोचो कि एक ही शिफ्ट में ऐसे 3 प्रश्न पूछ रहे हैं एक ही चैप्टर के। हाँ, और पूछ रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ ना, जितने भी जो मैंने प्रैक्टिस सेट करवा रखा हूँ आप पीछे वाले को देख लीजिए, चाहे आप सीजीएल का देखो, सीएचएसएल का देखो, मैंने सीपीओ का भी करवाया। अभी तो मैं हालांकि सीएचएसएल और सीजीएल का ही करवा रहा हूँ। तो उनमें देखो आपको हर प्रकार के रिपीटेड प्रश्न देखने को मिलते हैं और एक ही चैप्टर के कितने कितने मिलते हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न यहाँ पर भी कह रहा है कि जब दर्पण को नीचे दर्शाए गए एमएन पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। सेम वही है। सबसे पहले हमें गलती निकालना, तो ए कैसा बनेगा तो आप कहोगे ए हमारा कुछ इस प्रकार का बन जाएगा। तो ये नीचे की ओर झुका, हमने गलती निकाली, हटाया। ए वैसा ही नहीं रहेगा तो ये गलती निकाली, हटाया। उसके बाद 2 तो आर है यहाँ पर समान है, ये भी समान है, ये भी समान है, ये पीछे से डी नहीं बनेगा, ये गलती निकाला तो ये हटा दिया। गलती निकालने पर हमारा यहाँ पर कुछ ही सेकंड में प्रश्न सोल्व हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। जितनी गलती निकालोगे उतना आपका प्रश्न जल्दी सोल्व होगा, ठीक है।